नमस्कार। आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे मोटर की स्पीड कंट्रोल है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें आज हम पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो हमारी एसी ड्राइवें होती है वो कैसे काम करती हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ तक करते हैं। अब जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस में जो द्वितीय भाग है वो डीसी ड्राइव के बारे में है। जो डीसी ड्राइव हैं वो कैसे काम करते हैं इनके बारे में पढ़ना। तो जो डीसी ड्राइवें होती है वो डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, जो डीसी मशीन मोटर होंगी उनको कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। डीसी ड्राइव वह ड्राइव प्रणाली है जिसके द्वारा हम डीसी मोटरों की घूर्णन गति को नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि डीसी मोटर की जो गति होती है आर्मेचर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। जो आर्मेचर वोल्टेज होगा वो स्पीड के अनुक्रमानुपाती होगा, जिससे हम क्या करेंगे, अगर हम आर्मेचर की वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो स्पीड कंट्रोल हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी मोटरें होती हैं इसके लिए वो आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रण से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। जो डीसी ड्राइवें होती है ऐसी मोटरों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है, जो डीसी ड्राइवें होती है उसका जो संरचना होती है वो थोड़ी जटिल पाई जाती है, जबकि एसी मोटरों की संरचना जो होती है डीसी मोटरों की जो परिपथ का संरचना होती है वो थोड़ी ईजिली होती है और ये सस्ती भी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी ड्राइवों का प्रयोग करते हैं। अब जो डीसी ड्राइवें होती हैं वो मोस्टली दो प्रकार के परिपथ प्रयोग करते हैं। पहला होता है पावर कंपोनेंट प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा होता है कंट्रोल सर्किट। जो पावर परिपथ होता है कंपोनेंट होते हैं वो एससीआर हो गया, आईजीबीटी हो गया, ये सब पावर कंपोनेंट होते हैं। इनका प्रयोग करके हम इस जो डीसी ड्राइव होती है उसके द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला होता है पावर कंपोनेंट। क्या होते हैं, एसी सप्लाई को रेक्टिफायर परिपथ के द्वारा डीसी में परिवर्तित करने वाला भाग जो होता है वो पावर कंपोनेंट कहलाता है। जैसे हमारा आईजीबीटी हो गया, वो भी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। एससीआर जो हो गया सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर होते हैं, जो 1 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक की धारा को एसी से डीसी फॉर्म में चेंज करते हैं, ये होते हैं। अब दूसरा भाग जो होता है कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर क्या काम करता है, यह कंट्रोलर एक उच्च गति वाला टाइमर परिपथ होता है जो शक्ति को ठोस अवस्था युक्त जैसे कि आईजीबीटी, एससीआर आदि को सक्रिय कराता है। ये जब ये सक्रिय करा देता है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने से ये काम करने लगेंगे। ये सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पूरे डीसी ड्राइव को ऑपरेट कराया जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है वो कैसा काम करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपके घरों में वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में लगे होते हैं वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं। ये इनका मोस्टली काम होता है जो वोल्टेज को ज़्यादा, अगर सप्लाई ज़्यादा तेज़ है तो उसको वोल्टेज को कंट्रोल करना वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में होते हैं। अब इनमें हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी एसी हो गई उनमें भी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। टेलीविज़न चलाते हैं उसमें भी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। अब बहुत जगह हम वोल्टेज स्टेबलाइजर को प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज कम आ रहा है तब भी हम वोल्टेज को मैनेज कर सकते हैं, या वोल्टेज ज़्यादा हो गया तब भी वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये होते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं वो देखते हैं वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों एवं उपकरणों के संतोषजनक प्रचालन के लिए स्थिर वोल्टेज उपयुक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। विद्युत सर्विस लाइन में प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति वोल्टेज उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहने के कारण ये स्थिर नहीं रह पाता। तो जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रयोग करने के कारण एक ये भी हो सकता है कि जो हम सप्लाई यूज कर रहे हैं वो सप्लाई क्या होती है, एक स्टेबल नहीं हो पाते। स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। ये अनेकों उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रिसीवर, एयर कंडीशन आदि में प्रयोग वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब
यही इकाई वोल्टेज स्थिरांक या वोल्टेज स्टेबलाइजर कहलाती है। अब जो स्टेबलाइजर होता है उसके ब्लॉक आरेख इस तरह होते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट अनस्टेबलाइजर जो होता है, इनपुट सप्लाई को हम कंट्रोलर में डालते हैं। कंट्रोलर के लिए हम क्या या तो कंट्रोलिंग स्विच उपयोग कर सकते हैं या ट्रांसफार्मर उपयोग कर सकते हैं। ये वोल्टेज रेफरेंस होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं और यहाँ एक स्विच लगाते हैं जो स्टेप टैपिंग निकाल जाते हैं, उस ट्रांसफार्मर की टैपिंग निकाल दी जाती है और एक सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम वोल्टेज को हमें कितना चाहिए, कम है ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस आउटपुट के रूप में बाहर परिपथ में ले लिया जाता है। फिर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, स्टेपेड और सर्वे वोल्टेज स्टेबलाइजर, सर्वो। तो पहला होता है स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज की रेगुलेट करने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें पहले केवल एक ही वाइंडिंग हो। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ये यहाँ से हम सप्लाई को इन कराते हैं, दूसरी सप्लाई हम इसमें डालते हैं और इसमें एक रोटेशन लगा देते हैं। जैसे जैसे इसका मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी रोटेशन बढ़ती चली जाती है। यह आउटपुट वोल्टेज को मैनुअल या ऑटो रूप में रेगुलेट करता है। यह ऑटोमेटिक रिले टाइप स्टेबलाइजर या सेंसिंग परिपथ रिले को सक्रिय कराता है जो कि आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कराता है। जैसे ही ये उसमें एक्टिवेट कराएगा तो वो आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कराना स्टार्ट कर देता है। फिर स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है मैनुअल टाइप के भी होते हैं, ऑटो टाइप के भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो ऑटो टाइप मैनुअल टाइप का स्टेबलाइजर। तो इसमें क्या होता है, एक S1 जो होती है चेंजिंग स्विच लगी होती है जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं उसको, जो वोल्टेज की वृद्धि करती है। फिर जो आउटपुट वोल्टेज दर्शाने के लिए हम एक वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पास वोल्ट मीटर लगाया गया है। इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज क्या होता है 10% कम या 10% अधिक होता है तो उसकी रोटेशन जो S2 स्विच है, S2 स्विच लगी हुई है, एसटी स्विच के रोटेशन में हम क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। वृद्धि या कमी करने से वोल्टेज द्वारा जो मान है वो सही कर लिया जाता है। ये होते हैं कि मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें एक रिले सिस्टम लगा होता है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ये स्विचेस हैं, इनमें डायोड लगाएंगे। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज का 10% या ज़्यादा परसेंट कम होता है तो इसमें रिले एक्टिवेट होते हैं और वो ऑटोमेटिक ही उस वोल्टेज के टैपिंग को चेंज करते रहते हैं और वोल्टेज का मान जो है वो 110 से 240 वोल्ट के बीच में रखे जाते हैं। फिर जो हमारा होता है सर्वो टाइप का वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसमें क्या होता है, इस स्टेबलाइजर में 3 ट्रांसफार्मर होते हैं, कंट्रोलर परिपथ और सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटर क्या काम करती है, परिपथ को चेंज करती है। जो द्वारा संचालित T1 वेरिएबल क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल एक क्लिप होती है या क्रोकोडाइल स्विच होता है, उसको क्या करते हैं, चेंज करता रहता है। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया है, यहाँ एक स्विच लगी हुई है जो क्या करती है, उस स्विच के द्वारा हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो ये काम मैनुअल में काम करता है, कौन सा काम करता है, मोटर काम करती है। मोटर उस चीज़ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करती है। फिर सेंसर जो लगे होते हैं, यहाँ हम मीटर लगाया या सेंसर लगा देते हैं जिससे वो क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर, किसी भी सर्किट को रेक्टिफायर कर, इस सब चीज़ों रेफरेंस हो गया, सेंसर हो गया, इनको चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रेक्टिफायर के माध्यम से हम डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो भी हमें आउटपुट में चाहिए तो वो हम यहाँ से आउटपुट के रूप में ले लिया जाता है। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो सर्वो स्टेबलाइजर अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग हम कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीनों और मैकेडो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में किया जाता है। जो कंप्यूटर हो गए उनमें हम क्या करते हैं, वो अचानक चली जाती है सप्लाई, तो उस सप्लाई को बना के रखने के लिए कुछ टाइम के लिए या ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा ये जो सर्वो टाइप के स्टेबलाइजर होते हैं उनको प्रयोग करते हैं।
अब जो ये स्टेबलाइजर होते हैं ये काम कैसे करते हैं? जब आउटपुट वोल्टेज संदर्भित रेफरेंस वोल्टेज से कम हो जाती है तब ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ वोल्टेज के अंतर को सेंस करता है तथा मोटर की एक दिशा को प्रचालित करता है। जैसे ही रोटेशन चेंज होगा उसकी दिशा को प्रचालित, जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि हो जाती है। जब आउटपुट वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज से अधिक हो जाता है तब मोटर जो होती है दूसरी दिशा में घूमने लगती है या विपरीत दिशा में घूमती है, जिससे कि उच्च वोल्टेज में कम हो जाता है और आउटपुट संदर्भित वोल्टेज के अंतर समान हो जाता है। तब परिपथ द्वारा सर्वो मोटर बंद हो जाती है और सर्वो मोटर में इसमें इतनी एक्यूरेसी 1 से 0.5% की एक्यूरेसी होती है। ये नियत वोल्टेज प्रदान करता रहता है। तो हमारी जो सर्वो मोटर होगी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में हम उसको चलाया जा सकता है। धन्यवाद। इसका कंट्रोलर सर्किट डायग्राम होता है। इसमें ये जो कंट्रोलर होता है इसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट को। जब यहाँ से हम पावर सप्लाई को, यहाँ थायरिस्टर सर्किट लगा होता है और यहाँ से सप्लाई होते हुए जाती है फील्ड रेगुलेटर में। फील्ड रेगुलेटर का काम होता है कि फील्ड बाइंडिंग जो है उसमें कितनी करंट हमें जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर की वोल्टेज को कंट्रोल करके उसके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारा ये कंट्रोल रूम होता है, यहाँ से हम वोल्टेज को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। यहाँ बैठे हम पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं और रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उनके द्वारा हम ये सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज गति का फीडबैक ये सब वायर जाता है और ये धारा का बल आघूर्ण हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पूरी मोटरों को हम यहाँ तक ले जाएंगे। जैसे ही आर्मेचर की वोल्टेज और वोल्टेज जो होगा कंट्रोल हो जाएगा तो उससे हमारी मोटर की गति क्या हो जाएगी, एक नियंत्रण के अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग जितनी हमें स्पीड चाहिए उतनी स्पीड से हम घुमा सकते हैं। जो हमारी डीसी ड्राइव होती हैं वो इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, जो संरचना डायग्राम होता है ये कुछ इस तरह होता है। उसके परिपथ डायग्राम, हम सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं उस ये होता है। ये थायरिस्टर युक्त होता है जिसे IGBT या थायरिस्टर जो होते हैं SCR होते हैं। इसमें एक SCR लगा होता है, यहाँ से पावर सप्लाई को इन कराता है। इसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो ये पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस होते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये 2 डायोड लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर 2 लगे होते हैं, एक NPN प्रकार का होता है, एक PNP। ये NPN प्रकार का होता है, ये PNP प्रकार का ट्रांजिस्टर है। इधर से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ सप्लाई लेके जाते हैं और SCR के गेट से इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही गेट के जो होता है इसके कंट्रोलर में लगा दिया जाता है, जैसे ही हम क्या करते हैं S को ऑन करते हैं, स्विच S1 को ऑन करते हैं, वैसे ही हमारी मोटर की स्पीड क्या होती है, अपने अकॉर्डिंग हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो हमारा वर्किंग मेथड है, अब ये कार्य कैसे करती है। तो जो वर्किंग मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम जो एक यहाँ से हम क्या करते हैं, अब सप्लाई को इन करा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस होता है, ये पोटेंशियोमीटर लगा होता है। इसमें रेक्टिफिकेशन डायोड जो क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। उस DC में कन्वर्ट को ये ट्रांजिस्टर तक सप्लाई लेके आता है। ट्रांजिस्टर में जैसे सप्लाई जाएगी तो ये Q1 और Q2 जो ट्रांजिस्टर होंगे वोल्टेज को बाईपास करने लगे। जैसे ही बाईपास करने गए तो SCR का जो गेट कंट्रोलर है, ये गेट टर्मिनल है, तो उसमें क्या होगा, ये इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है और ये गेट होता है। अब इसमें ये 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल डिवाइसेस होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई क्या होगी, कंट्रोल होने लगेगी और हम जो वो सर्किट के अकॉर्डिंग पूरे जो इस मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर पोटेंशियोमीटर R1 द्वारा हम क्या करते हैं, गेट के वोल्टता के मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिससे SCR ट्रिगर करने वाले वोल्टता के मान को निर्धारित करता है। जो R2 है इसके वोल्टेज को हम जैसे ही कम ज़्यादा करेंगे वैसे ये काम करेगा। फिर इस प्रकार के परिपथ निम्न वोल्टता व निम्न आपातघात बिना कोई भी स्पार्किंग उत्पन्न के DC मशीन के जो परिपथ है उसको मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पास क्या करते हैं कि इस प्रकार का जो परिपथ होता है, एनोड धारा मोटर की गति को नियंत्रित करती है। जो SCR का एनोड होता है वो क्या करता है, ये एक लीनियर डिवाइस है, एक ही तरह साइड का काम करेगा। तो जो एनोड होगा वो मोटर की गति को नियंत्रित करेगा। इस पोटेंशियोमीटर में जैसे ही वोल्टेज जाएगा वैसे ये काम करना स्टार्ट करेगा। फिर जो
ये सर्किट होता है जो डीसी ड्राइव वाला, ये SCR का थायरिस्टर सर्किट है। उसमें पर्पस क्या होते हैं, निम्न वोल्टेज, निम्न जो वोल्टेज होता है और निम्न अपव्यय आपातघात होता है, जो किसी भी मतलब बिना स्पार्किंग के ही ये काम करता रहता है। इसमें बिना स्पार्किंग के ही काम करता रहेगा। इससे हम अगर कोई भी स्पार्किंग उत्पन्न नहीं होगी तब भी हम वोल्टेज के मान को घटा व बढ़ा सकते हैं। ये होती है इसकी वर्किंग मेथड। अब जो हमारी ड्राइवें होती हैं वो मोस्टली दो टाइप की होती हैं। पहली ड्राइव होती है रीजनरेटिव ड्राइव, दूसरी ड्राइव होती है नॉन रीजनरेटिव ड्राइव। तो पहली ड्राइवें जो होती हैं रीजनरेटिव ड्राइव, वो मोस्टली कुछ इस तरह होती हैं। इस प्रकार की जो ड्राइवें होती हैं इससे हम मोटर को, केवल रिपल्सन मोटर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की मोटरों को हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेटिव ड्राइव में से गति को नियंत्रित किया जा सकता है। जो हमारी मोटरें होती हैं उसमें हम ड्राइवों से जो स्पीड को कंट्रोल ही होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मशीनें होती हैं तो रीजनरेटिव ड्राइव में हम क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं पहला। दूसरा, उसके रोटेशन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में भी घुमाया जा सकता है। जो डीसी मशीन होती है, ये डीसी मशीन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ये रीजनरेटिव ड्राइव काम करती है। इससे जो डीसी ड्राइव के मोटर और घूर्णन गति दोनों दिशाओं में और बल को भी नियंत्रण किया जा सकता है। फिर दूसरी ड्राइव जो होती है, जो दूसरी प्रकार की ड्राइव होती है नॉन रीजनरेटिव ड्राइव होती हैं। इस प्रकार की जो ड्राइवें होती हैं उसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो स्पीड कंट्रोलर, जो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, दिशा को नियंत्रित, और जो रोटेशन होता है उसको केवल एक ही दिशा में रोटेट कर सकते हैं, वो कहलाती है नॉन रीजनरेटिव ड्राइव। ये जो सिंबल है ये रोटेशन का है, ये स्पीड का है। इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, मतलब रोटेशन भी एक साइड ही हो रहा है और स्पीड भी उधर ही कंट्रोल की जा सकती है, ये होता है। तो ये नॉन रीजनरेटिव ड्राइव प्रकार के होते हैं। जो अब ड्राइवों को किन किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मापा गया है, पहला तो मोटर की जो आधार गति होती है उसके अकॉर्डिंग, फिर दूसरा स्पीड फीडबैक, बल आघूर्ण, थायरिस्टर फायरिंग कोण के अकॉर्डिंग, और गति परिवर्तन में लगा समय, हमें इसके रोटेशन में कितना समय लगता है उसके अकॉर्डिंग मापा जाता है। अब जो एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब अनुप्रयोग कैसे होते हैं, कहाँ हम अनुप्रयोग करते हैं इन ड्राइवों का, वो देखते हैं। अब देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। इस नियंत्रक परिपथ का उपयोग रिपल्सर मोटर के अतिरिक्त सभी मोटरों को घूर्णन गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो डीसी मोटरें होती हैं उनके गति नियंत्रण के लिए रिपल्सन मोटर को छोड़कर सभी प्रकार की मोटरों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है, मतलब एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव के मध्य क्या अंतर है, कि हम उसको ज़्यादा प्रयोग नहीं लाते, और एसी ड्राइव की अपेक्षाओं के अंतर्गत क्या क्या अंतर रखे जाते हैं एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में। तो difference between of AC to DC ड्राइव, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, वो देखते हैं। पहला होता है डीसी ड्राइव, लिखते हैं। दूसरी चीज होती है एसी ड्राइव। तो पहला जो अंतर होता है, जो डीसी ड्राइव होती है वो उसकी संरचना सरल होती है, इसकी जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ईजिली होता है, जबकि एसी में इसका कंस्ट्रक्शंस थोड़ा हार्ड होता है। डीसी में के हार्मोनिक्स जो नहीं होता है, जो सप्लाई होती है उसमें हार्मोनिक्स का मतलब होता है वाइब्रेशन करना। वाइब्रेट, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करती है, हमिंग की आवाज़ नहीं होती है। या इसे जो हार्नेस
हॉर्नेक्स जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि डीसी में एसी ड्राइव में पावर सप्लाई से हॉर्नेसिक हटाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें अगर हॉर्नेसों का वाइब्रेशन होगा तो वो कंपन करेगा और टूटने का भी डर रहता है। डीसी ड्राइव जो होती हैं वो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, जबकि एसी ड्राइवें जो होती हैं वो महंगी होती हैं, मतलब इनका रखरखाव भी महंगा होता है और अधिक कॉस्टली भी होती हैं। जबकि डीसी ड्राइव आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं या आसानी से रख सकते हैं। इनका जो आकार और भार जो होता है छोटा होता है और कम होता है, जबकि एसी में इनका आकार और भार भी अधिक होता है। डीसी ड्राइव अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, ड्राइवें जो होती है सस्ती होती हैं, ये ड्राइवें महंगी होती हैं। तो ये पूरे इस डीसी ड्राइव इस अंतर ये होता है। पहला अंतर ये होता है कि जो संरचना होती है डीसी ड्राइव की, जो संरचना होती है वो थोड़ा ईजिली होती है, जबकि इसमें एसी ड्राइव में जटिल होती हैं। और जो हमारी डीसी ड्राइव हार्मोनिक्स लॉस नहीं होता है, जबकि इसमें एसी में हार्मोनिक्स होता है और इसका रखरखाव भी सस्ता होता है, जबकि एसी ड्राइव का रखरखाव थोड़ा महंगा होता है। ये होते हैं डिफरेंस एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव के बीच में।